नमस्कार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 24 से 25 फरवरी 2025 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को आप सभी लोगों को ध्यान पूर्वक देखना है। अच्छा, जितने भी लोग यहाँ पर पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, आपको बता दूं, ये सीरीज बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रख सकते हैं। अच्छा, जो क्लासेस आपका पीछे छूट चुका है, वो सारी चीज़ें उपलब्ध है प्लेलिस्ट में। आप उसके माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में दरअसल एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। वो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में जी सफल योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर था विकल्प नंबर सी, यानी कि गुजरात सरकार के द्वारा ये जी सफल योजना की शुरुआत की गई है। दरअसल आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न को लेकर जब मैं आपको जानकारी दे रहा था, तो हमने अंत्योदय अन्न योजना के बारे में आपको बतलाया था। अच्छा, अंत्योदय अन्न योजना की जो शुरुआत हुई थी, वो राजस्थान से हुई है। तो जी सफल को लेकर डिटेल जानकारी के साथ साथ अंत्योदय अन्न योजना की भी चर्चा हमने इसमें किया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। खास करके यहाँ पर आपको ये तमाम बातें ध्यान रखना है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 22 से लेकर 27 फरवरी तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित थी? एक्चुअली में 22 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई है, 27 फरवरी तक ये आयोजित किया जाएगा बिहार पुलिस सप्ताह 2025। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में प्रश्न है कि यह जो पुलिस सप्ताह है 2025 वाला, ये किस पर आधारित है, किस विषय पर आधारित है? तो राइट आंसर है साइबर सुरक्षा। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा, साइबर सुरक्षा की बात करें तो आपको मालूम है कि बिहार में कई जिलों में या फिर कई जगहों पर साइबर पुलिस थाना संचालित हो रहा है। ये चीजें ध्यान रखिए, ये साइबर सुरक्षा को मद्देनजर ये सभी थानों की शुरुआत की गई है। आइए यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की चर्चा करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि बिहार पुलिस सप्ताह, जो कि बिहार पुलिस को और अधिक सशक्त बनाने या फिर बिहार पुलिस बल को और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। 2025 में जो इसका आयोजन हुआ है, ये 22 से लेकर 27 फरवरी 2025 तक किया गया। ये चीजें ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, यह है विनय कुमार, जो कि बिहार के नए डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस महानिदेशक विनय कुमार है। अच्छा, इनसे पहले बिहार पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो आलोक राज थे। इन्होंने आलोक राज का स्थान लिया है। नाम क्या है? तो विनय कुमार, पुलिस महानिदेशक बिहार के इस समय वर्तमान में। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि इस वर्ष का पुलिस सप्ताह 2025 जो है, ये साइबर सुरक्षा पर केंद्रित था। आप इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि इसका जो थीम था बिहार पुलिस सप्ताह का, या फिर ये किस विषय पर आधारित था, तो साइबर सुरक्षा पर। अच्छा, इस कार्यक्रम में राज्य के सभी 1200 पुलिस स्टेशनों के साथ साथ जिलों और अनुमंडलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया। ये ध्यान रखिएगा। और खास करके जो भी चीजें इसमें संचालित हुई होगी, वो बिहार पुलिस बल को और अधिक मजबूत बनाएगा, सशक्त बनाएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए इसका आयोजन हुआ है। अब यहाँ पर चूंकि बिहार पुलिस की बात हो रही है, तो वर्तमान में अगर हम सरकारी आंकड़ों के अनुसार बात करें, तो बिहार में लगभग 2,27,000 पुलिसकर्मी है लगभग, जिनमें 29,000 से अधिक जो है ये महिला पुलिसकर्मी है। अच्छा, 29,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार इस समय, यानी कि मौजूदा समय में पूरे भारत में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या के मामले में या फिर इस आधार पर पूरे भारत में राज्यों में शीर्ष पर है। यानी कि सबसे अधिक जो महिला पुलिसकर्मी इस समय है अगर किसी राज्य में, तो अपने बिहार में। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि चर्चा हो रही थी बिहार पुलिस की, तो इसलिए ये जानकारी हमने आपको दिया था। अच्छा, इस तरह का रिपोर्ट कई बार पहले भी आया, टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी हुआ था। ये तमाम बातें फिलहाल ध्यान रखिए। हम चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार ने फरवरी 2025 में राज्य में एक नए कॉरिडोर एक्सप्रेसवे बनाए जाने को लेकर इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इसे किस नाम से जाना जा सकता है, जो कि मीडिया में अभी बहुत ज्यादा खबरों में है?
तो इसका नाम जो है यह है नारायणी गंगा कॉरिडोर। ये नाम से ये जाना जा सकता है। फिलहाल जो जानकारी है यही नाम इसको लेकर कहा जा रहा है। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में एक नए कॉरिडोर एक्सप्रेसवे बनाए जाने को लेकर इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। अच्छा, आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, बिहार सरकार का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले इस परियोजना पर काम शुरू होने की उम्मीद है। बिहार सरकार की तरफ से ये बातें कही गई है। अच्छा, यहाँ पर इसको लेकर अगर हम बात करें तो इस कॉरिडोर एक्सप्रेसवे की जो लंबाई होगी ये 225 किलोमीटर होगी और परियोजना पर करीब जो है ये 15,450 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। अच्छा, इस कॉरिडोर की बात करें तो पश्चिमी चंपारण के बगहा से गुजरने वाले NH 727 से होकर NH 119A से जुड़ेगा और इसका विस्तार भोजपुर तक होगा। ये अभी हम आपको बिहार वाले मैप पर दिखाएंगे। पश्चिमी चंपारण से लेकर ये भोजपुर तक इसका विस्तार होगा। अच्छा, इस कॉरिडोर को यानी कि ये जो नया कॉरिडोर का निर्माण को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, तो इसमें जो खास करके इम्पोर्टेंट है, ये नाम आपने मीडिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी जरूर देखा होगा, नारायणी गंगा कॉरिडोर। तो ये इसी नाम से जाना जा सकता है, अधिकतर चांस है कि ये इसी नाम से जाना जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं पश्चिमी चंपारण से भोजपुर जिले तक इसका विस्तार होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, तो आप लोगों को मालूम है यह है पश्चिमी चंपारण और भोजपुर तक इसका विस्तार होगा। अच्छा, यहाँ से संबंधित अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो आगे आने वाले दिनों में हम आपको जरूर बतलाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिहार से संबंधित बेसिक से पॉइंट आपके समक्ष रखे गए हैं, ये तमाम चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको अपडेट करना पड़ेगा, ये हालांकि हमने प्रश्न के रूप में आपको बतला दिया है। जो बिहार के राज्यपाल अब तक थे ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर थे, लेकिन अब बिहार का राज्यपाल चेंज हो चुका है। आपको कमेंट करके बताना है कि नए राज्यपाल कौन बने हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। चलिए अगले तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है। एकमात्र भारतीय का नाम इसमें शामिल है, तो ये नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन, जो कि असम की रहने वाली है। अब यहाँ पर आपको बतला दूं कि हाल ही में 20 फरवरी 2025 को टाइम मैगजीन द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची जारी किया गया। इस सूची में 45 वर्षीय पूर्णिमा देवी वर्मन एकमात्र भारतीय महिला है। वे असम की रहने वाली है। उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया है। जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं ये असम की रहने वाली है और अभी हाल ही में इन्हें टाइम मैगजीन की ये वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ अतिरिक्त पॉइंट की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अभी खबरों का विषय है, तो इनसे संबंधित एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे पहले उन्हें 2017 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने या फिर कोविंद के द्वारा या फिर कोविंद से भारतीय महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। ये ध्यान रखिए, भारतीय महिलाओं को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि रामनाथ कोविंद से इन्हें प्राप्त हुआ था। और इसी वर्ष 2017 में ही उन्हें विटली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, जो कि यह पुरस्कार ब्रिटेन की राजकुमारी एनी द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर इनसे संबंधित है। खास बात आपको ये ध्यान रखना है, एक्चुअली जो प्रश्न यहाँ पर है इस सम्मान से या फिर इस सूची में जो इन्हें शामिल किया गया है, ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को दर्शाता है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है जिनके द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,776 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं इस समय ये हैं सुरेश खन्ना। इन्हीं के द्वारा ये बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश ने 20 या फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 25-26 के लिए अपना बजट पेश किया है। मौजूदा वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अच्छा, इस बजट के बारे में कहा जा रहा है पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश
के बजट से या फिर जो केंद्रीय बजट होते हैं इन सारे देशों के, तो इसके बजट से कई गुना ज़्यादा है। भारत का जो बजट है उसकी तो तुलना मत ही कीजिए। भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बजट की बात करें तो भारत के सभी पड़ोसी देश, जैसे कि जो ज़्यादा सबसे बड़े हैं, अगर इसमें देखें पड़ोसी देशों में जो ताकतवर है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश ही है, एक प्रकार से देखा जाए तो इन सभी से ये बजट अधिक है, कई गुना अधिक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस बजट में अनुसंधान एवं विकास और साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया गया। इस बजट को लेकर ये ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यह पिछले बजट की तुलना में 1.33 लाख करोड़ ज्यादा है। इस बजट में शिक्षा के लिए 13% की राशि निर्धारित की गई है। अच्छा, शिक्षा के लिए बजट में जो राशि निर्धारित होती है, इस मामले में वर्तमान में अपना बिहार बहुत अधिक है। अन्य किसी भी राज्य की तुलना में भारत में जितने भी राज्य हैं, सबसे अधिक राशि शिक्षा के लिए जो निर्धारित होती है, जो आवंटन होता है, वो बिहार में होता है। अब यहाँ पर हम इस बजट में विभिन्न विभागों के लिए राशि के आवंटन की बात करें तो ये कंप्लीट सूची यहाँ पर दी गई है। आप लोगों को इसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इन सभी में एक परियोजना है नमामि गंगे, इसके लिए 25,459 करोड़ रुपए का मतलब कि बजट निर्धारित किया गया है। ये तमाम बातें यहाँ से ध्यान आपको रखना है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है कि किस कंपनी ने हाल ही में यानी कि फरवरी 2025 में इंटरनेट सब सी केबल प्रोजेक्ट वाटर वर्थ पेश किया है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी सब सी केबल परियोजना होगी। ये अभी पेश किनके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, इसके द्वारा, जो मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है। आपको बता दूं कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने हाल ही में अपना इंटरनेट सब सी केबल प्रोजेक्ट वाटर वर्थ पेश किया है, जिसकी जो लंबाई होगी ये 50,000 किलोमीटर से अधिक होगी। ये ध्यान रखिएगा। कंपनी के अनुसार ये अमेरिका, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य स्थानों तक बेहतर कनेक्टिविटी लाएगी। इसके साथ ही यह दुनिया की सबसे लंबी सब सी केबल परियोजना बन जाएगी। देखिए, ये अभी हाल ही में इसकी पेशकश किया गया है मेटा की तरफ से। इसको लेकर जो भी नई अपडेट आएगी वो आपको हम अवश्य बतलाएंगे। फिलहाल इतनी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपको बता दूं, ये एक ऑफर जो अभी हाल ही में आपके बीपीएससी वाले इस कोर्स में बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे आया था, वो अब समाप्त होने वाला है। अंतिम मौका आप सभी के पास है। इस कोर्स को परचेज करते समय आप कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा BM71। महज 199 रुपये में आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। 71वीं बीपीएससी के लिए हम तमाम स्टडी मटेरियल आपको देंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। और आपको ये ध्यान रखना है, करेंट अफेयर्स का भी पैकेज जो है वो इसी में इंक्लूडेड है। यानी कि करेंट अफेयर्स के किसी भी मटेरियल को अलग से आपको लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपकी तैयारी एकदम 100% हो जाएगी। और इसी कोर्स में, अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो इसी कोर्स में आपको 71वीं बीपीएससी के लिए जो आने वाले दिनों में आयोजित होगा, इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। 70 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 150 प्लस सेक्शनल टेस्ट होंगे। तो जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हालांकि करंट अफेयर्स का एक अलग से कोर्स है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के मटेरियल चाहते हैं तो इस वाले कोर्स को ले सकते हैं। जो लोग यहाँ पर इस कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, रिसेंटली एक ई बुक लॉन्च हुआ था जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 का, वार्षिकांक संस्करण बिहार स्पेशल का। आप लोग उसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा, उसका प्रिंट जरूर कीजिएगा। उसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है, नो डाउट वैसा क्वालिटी का मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए, यहाँ पर छठा प्रश्न है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? अच्छा, इस तरह की प्रश्न, मतलब इस तरह नहीं बल्कि इस प्रश्न को लेकर हमने जानकारी दिया था। इसका राइट आंसर था केरल। वहाँ पे दरअसल मिस्टेक ये हुआ था, जहाँ से मतलब हम ये चीज़ों को आपको बतला रहे थे न्यूज़पेपर से, वहाँ पर ये योजना को लेकर हमने जानकारी आपको नहीं दिया था। एन प्राउड को लेकर जानकारी नहीं दिया था, बल्कि इसका उद्देश्य क्या था वो ऑलरेडी आपको बतला दिया था। तो यहाँ पर यही पर्पस है कि आप इसके बारे में जानें। एन प्राउड जो है, इसका शुभारंभ केरल के द्वारा किया गया है। देखिए, केरल स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में एन प्राउड यानी कि न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल की शुरुआत की है। जैसा कि यहाँ पर इसके पूरा जो नाम है इससे भी परिचित हो रहा है, या है क्या, ये एक नया प्रोग्राम है। इसके तहत जो अनयूज्ड दवाएं हैं, जो खास करके उसका वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाएगा, उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर वही लिखा गया है, यह खराब और अनुपयोगी दवाओं को
सुरक्षित व वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है या फिर एक नया पहल है। तो इस पहल का उद्देश्य गलत तरीके से दवाओं के निपटान से होने वाली पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकना है। जो गलत तरीके से इसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, इससे पर्यावरण को भी क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य संबंधी खतरा भी उत्पन्न होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तरीके से इसे निपटान करने के लिए ये एन प्राउड का शुभारंभ केरला गवर्नमेंट के द्वारा अभी किया गया है। 7वां नंबर प्रश्न है कि उत्तराखंड में हालिया आयोजित हुई 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय यानी कि थीम क्या था। अच्छा, 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर जानकारी ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। ये उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। अब यहाँ पर इस प्रश्न में एक्चुअली क्या है कि इसका थीम क्या है। तो 2025 में जो ये आयोजित हुआ, इसका थीम है ग्रीन गेम्स, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक ये उत्तराखंड की मेजबानी में पहली बार ये राष्ट्रीय खेलों का संस्करण, जो 38वां संस्करण है, इसका आयोजन किया गया। इसका शुभंकर है मौली, जो कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। ये उत्तराखंड की जो राजकीय पक्षी है उसी से प्रेरित है। अगर यहाँ पर इस प्रतियोगिता के विषय की बात करें या फिर किस थीम पर आधारित थी, तो ग्रीन गेम्स यही एक्चुअली यहाँ प्रश्न में पूछा गया है। अगर हम इस प्रतियोगिता के गान की बात करें, जो ऑफिशियल एंथम था इस प्रतियोगिता का, ये क्या था, तो संकल्प से शिखर तक। ये यहाँ पर याद रखने योग्य है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अच्छा, इस प्रतियोगिता को लेकर यहाँ पर जानकारी लिखी गई कि सर्वश्रेष्ठ की जो टीम है वो पहले स्थान पर रही। अच्छा, आपको हमने कई दफा बतलाया है कि जो भी टीम राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान पर रहती है उसको राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ की टीम 2025 में इस खिताब को अपने नाम किया, लेकिन इससे पहले 2022, फिर 2015, 11, 2007 कुल मिला के 5 बार राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है। तो 2025 में सर्वश्रेष्ठ की टीम पहले स्थान पर रही, दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर रहा हरियाणा। लेकिन वहीं पर इस प्रतियोगिता में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार कुल मिला के 12 पदक जीता। इन 12 पदकों में से देखें तो 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल था और पदक तालिका में बिहार को स्थान मिला 29वां। देखिए 37वां राष्ट्रीय खेल जो गोवा में आयोजित हुआ था, वहां पर बिहार 30वें स्थान पर था। एक पायदान का सुधार हुआ है, ये 29वें स्थान पर पहुंचा है। यही तमाम जानकारी यहाँ पर लिखी गई, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। 29वां स्थान बिहार को मिला है। अच्छा, बिहार को जो पदक मिला है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। ये 38वें नेशनल गेम्स को लेकर बातें यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। लेकिन इससे पहले 37वें को लेकर भी हमने आपको जानकारी दिया था, जो कि गोवा में आयोजित हुआ था 25 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 तक। ये द्विवार्षिक आयोजन है, ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। अच्छा, 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर था ये था मोगा। अच्छा, अगला जो संस्करण होगा 39वां संस्करण, वो कहाँ पर होगा, तो आपको मालूम है ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित हो रहा है। चलिए 8वां प्रश्न है कि द लेसेंट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार बताएं कि पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है। ये वैश्विक स्तर पर आत्महत्या के जो मामले हैं उससे होने वाले मृत्यु दर, आत्महत्या एक अलग चीज है, उसमें कुछ लोग बच भी जाते हैं लेकिन अधिकतर लोगों की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर यही पॉइंट है, आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है वैश्विक स्तर पर। तो राइट आंसर है तकरीबन 40%। एग्जैक्ट की बात करें तो 39.5% इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय जर्नल द लेसेंट पब्लिक हेल्थ में हालिया यानी कि फरवरी 2024 में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 2021 के बीच पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में 39.5% की कमी दर्ज की गई है। ये बात यहाँ पर हो रही है वो वैश्विक स्तर की, वर्ल्ड वाइड। लेकिन यहीं पर अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जबकि इसी अवधि में भारत में आत्महत्या से जुड़ी मृत्यु दर में 31.5% की गिरावट आई है। ये भारत के संदर्भ में यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत में 31.5% की गिरावट दर्ज की गई है। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार 2019 में प्रति 1 लाख पर यानी कि प्रति 1 लाख आबादी पर 19 लोगों ने आत्महत्या की थी। वही 2021 में यह आंकड़ा घटकर
ये 13 रह गया। प्रति 1 लाख आबादी पर 13 लोगों ने आत्महत्या किया, जो कि लगभग 32% की गिरावट को दर्शाता है। एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 31.5% ये गिरावट को दर्शाता है। अच्छा, इसमें और भी बातें कही गई है, जैसे कि पुरुषों में आत्महत्या संबंधित मृत्यु दर में 1990 से 2021 के बीच करीब 25% की गिरावट दर्ज की गई या फिर गिरावट आई है। ये तो रही बात ओवरऑल दोनों कैटेगरी को, पुरुष और महिला को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ पुरुष कैटेगरी की बात करें तो करीब 25% की गिरावट इसमें देखी गई, जबकि वहीं पर महिलाओं में यह आंकड़ा जो है इससे समान अवधि में यानी कि पिछले 3 दशक के दौरान ये 38.7% दर्ज किया गया है। जो खास करके आत्महत्या मृत्यु दर की बात करें तो सर्वाधिक जो कम हुआ है वो पिछले 3 दशक में महिलाओं में कम हुआ है, तकरीबन 38.7%। अच्छा, साथ ही वर्ष 2020 में भारत में आत्महत्या से होने वाली मृत्यु दर सबसे अधिक जो थी वो शिक्षित महिलाओं में थी, जो पढ़े लिखे महिलाएं हैं। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें पारिवारिक समस्याओं को सबसे अहम कारण माना गया, जिस वजह से महिलाओं ने आत्महत्या किया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हालांकि आत्महत्या करने में पुरुष सबसे आगे है, महिला जो है, महिलाओं को लेकर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये महिलाओं को लेकर ध्यान रखें तो वो कम हुआ है। लेकिन अगर हम एक अलग दृष्टिकोण से देखें, जो महिलाओं में आत्महत्या होता है तो उनमें सबसे जो अधिक आत्महत्या होगी वो शिक्षित महिलाओं ने किया है, पढ़े लिखे महिलाओं ने। खास करके रीजन यही है, पारिवारिक समस्याओं के कारण उन्होंने आत्महत्या किया है। हालांकि इस मामले में पुरुष भी पीछे नहीं है। अभी हाल ही में हमने बहुत सारे केस देखे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक बहुत ज़्यादा चर्चे में था, जो कि एक शख्स थे, यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा, उन्होंने वीडियो बनाकर, तकरीबन 1 घंटे से अधिक का एक वीडियो था, वो बनाकर अपलोड किया, उसके बाद आत्महत्या किया था। बाकायदा उसको लेकर पूरी रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया था, किस समय हमें क्या करना है, पूरा शेड्यूल था। अगर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ही समय, ज़्यादा दिन तो नहीं बीता है, कुछ ही समय पहले की बात है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। नवा प्रश्न है कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट यानी कि CBBC कार्यक्रम के तहत हालिया हुए पक्षी गणना के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों के मामले में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर है। देखिए, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें वर्तमान में पश्चिम बंगाल भारत में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर है। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जो कि दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें भारत सहित दुनिया भर के पक्षी प्रेमी भाग लेते हैं और विभिन्न पक्षी प्रजातियों की गणना करते हैं। ये ध्यान आपको रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये रिपोर्ट जो आई है ये किस पर आधारित है? ये ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट की गणना पर आधारित है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि इस वर्ष के गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल भारत में सबसे अधिक 543 पक्षी प्रजातियों के साथ प्रथम स्थान पर है। इस मामले में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है और यह लगातार तीसरी बार है जब पश्चिम बंगाल इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर कितनी पक्षी प्रजातियां पाई गई? तो 543। लेकिन वहीं पर पूरे भारत की बात करें तो 14 से 17 फरवरी 2025 तक आयोजित ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में कुल 1068 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया पूरे भारत में। ये ध्यान रखेगा। और इस मामले में 543 कहाँ मिले? पश्चिम बंगाल में मिले। अब आपको बता दूं कि पक्षी प्रजातियों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल के बाद, यहाँ पे बार नहीं बल्कि बाद, पश्चिम बंगाल के बाद क्रमशः यहाँ पर उत्तराखंड दूसरे स्थान पर, असम तीसरे स्थान पर, महाराष्ट्र चौथे और कर्नाटक 5वें स्थान पर। ये ध्यान रखेगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल इस मामले में आगे जरूर है, लेकिन पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला आगे है ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पश्चिम बंगाल के दृष्टिकोण से देखें तो पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है ये 252 पक्षी प्रजातियों की संख्या के साथ ये शीर्ष स्थान पर है राज्य में। जिलों के वर्ग में देखें तो फिलहाल इतनी बातें ध्यान आपको रखना है। अब एक चीज और, पक्षियों की चूंकि बात हो रही है, आपको बता दूं कि बिहार में पक्षी महोत्सव भी हाल ही में आयोजित हुए हैं। देखिए, पहला पक्षी महोत्सव जो कलरव नाम से आयोजित हुआ था, इसका आयोजन हुआ था 15 से लेकर 17 जनवरी 2021 तक, जो कि आपको ध्यान रखना है ये जमुई स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। ये इसका पहला संस्करण था। उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में इसका दूसरा संस्करण जमुई के नागी पक्षी आश्रय में किया गया है आयोजित 17 से लेकर 19
2017 से लेकर 19 फरवरी 2024 तक। और इसका जो उद्घाटन था ये प्रेम कुमार द्वारा किया गया था। तत्कालीन पर्यटन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ये ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर तस्वीर में जो आप देख रहे हैं ये बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न हाल ही में खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है। इसको लेकर कुछ जानकारी अभी हम आपको देंगे, क्योंकि मतलब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया, जो कि एक शब्द हमने प्रयोग किया खबरों में रहा है, तो रीजन यही है जिस वजह से यहाँ पर प्रश्न हमने शामिल किया। तो ये जो तीर्थ स्थल है ये कहाँ पर, यही प्रश्न है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अब आपको यहाँ पर आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित मणिकरण हिंदू और सिख दोनों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से एक गर्म पानी का झरना बहता है, ठीक है, जैसा कि अभी हम तस्वीर में देख रहे हैं। और आपको बता दूं कि जिसके पानी को हाल ही में दूसरे स्थान पर या फिर दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने का एक प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। तो इसी प्रस्ताव का विरोध हुआ था, स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। देखिए यही चीजें लिखा गया है कि किंतु स्थानीय लोगों ने इस पवित्र जल को ट्रांसफर करने व इसका व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने का विरोध किया, जिस वजह से ये अभी खबरों का विषय है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने जानकारी दिया है। ये जो मणिकरण है ये हिमाचल प्रदेश में हिंदू और सिख धर्म का मतलब दोनों का ये पवित्र तीर्थ स्थल है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य की वन परियोजना को 15 फरवरी 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा किस राज्य की वन परियोजना को, तो राइट आंसर होगा नागालैंड की। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक और प्रश्न है, ये प्रश्न है कि हाल ही में यानी कि फरवरी 2025 में किस संगठन ने मेजराना वन नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया है। ये प्रश्न को आप वीवीआई प्रश्नों में रखेंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही अभी हाल ही में मेजराना वन नामक पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया गया है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, जो जानकारी ऑफर को लेकर हम आपको दे रहे थे, इस वाले कोर्स में ही ये कूपन कोड अप्लाई होगा BM71, महज 199 रुपये में आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और ये ध्यान रखेंगे ये ऑफर आपके लिए फिर पता नहीं कब उपलब्ध होगा, अंतिम मौका है, आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि 24 नहीं बल्कि 22 से लेकर 24 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से कहां 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन किया गया। कंप्लीट जानकारी आपको दी गई, कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।